औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम मॉड्यूल 2 इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स की सेकंड क्लास और ओवरऑल जो हमारा कोर्स चल रहा है एईएफ का, ऑटोमोटिव ईएफआई फंडामेंटल्स का, ये उसकी छठी क्लास है। और जो हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के तारुफ से, और आज हम बात करने जा रहे हैं इस पे जो फॉल्ट डायग्नोसिस और रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज पे कुछ हमने सवालात लास्ट लेक्चर के एंड पे छोड़े थे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। और ये इसका पार्ट है। अब चूंकि तकरीबन 2 हफ्ते का गैप हो चुका हुआ है, तो मैं इसको बेहतर समझ रहा हूँ कि हम इसका एक छोटा सा रिकैप ले लें क्विकली, और एक ब्रीफ सा रिकैप करते हैं कि पीछे हमने क्या बात की थी। उसमें जो चीज़ें हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमने स्टार्ट लिया था इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में कि एक सर्किट किस किस्म का होता है, जिसमें हमने एक बैटरी और एक बल्ब लोड और फिर पावर लाइन, साइड लाइन या ग्राउंड साइड और पावर साइड और रिटर्न लाइन या पावर लाइन के नाम से हमने इन चीज़ों को डिनोट किया था। और फिर हमने कहा था कि गाड़ियों के अंदर जो एक जो नेगेटिव है बैटरी का टर्मिनल, वो ग्राउंड से अटैच कर दिया जाता है, और फिर लोड्स, मोस्टली जगहों पे लोड्स को भी ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो बॉडी है गाड़ियों की, ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के तौर पे एक्ट करती है। यहाँ से हम आगे बढ़े थे और फिर हमने कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस किया था कि एक जो मुकम्मल ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें किस क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, कंडक्टर लाइंस होती हैं जिनमें पावर लाइन, ग्राउंड लाइन दोनों कंडक्टर लाइन है, फिर कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं जिसमें स्विचेस भी हैं, रिलेज भी हैं, और फिर उसके बाद जो लोड्स हैं, बल्ब हो सकता है, आपका कोई मोटर हो सकती है, लैंप हो सकता है, और उसके अलावा कोई फैन हो सकता है। तो फिर इससे आगे जब हम बढ़े हैं, तो हमने वहां पे बात की कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेज है वो ना सिर्फ बैटरी है, इसके अलावा भी पावर सोर्सेज है जो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करते हैं। बट वो बैटरी गाड़ी के अंदर बैटरी के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जाते, बल्कि वो मुख्तलिफ फिनोमेनाज हैं जो कि जिनकी मदद से इलेक्ट्रिकल पावर पैदा होती है, जिसमें हमने बात की थी फ्रिक्शन, एक जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेज का बायस बनती है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने बताया था कि थर्मोकपल की एग्जांपल लेते हुए कि हीट भी जो है ना एक इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स का बायस बन जाती है। और इसमें हमने बात करते हुए ये भी कहा था कि ये पावर सोर्सेज बैटरी की जगह तो नहीं लेते, लेकिन ये ऑटोमोटिव के अंदर कहीं ना कहीं पे, जिस तरह से ये थर्मोकपल है, ये एज अ सेंसर इस्तेमाल हो रहा है। और पीछे की जो एग्जांपल पे हमने ये भी बात की थी कि ये जो चीज़ है, फ्रिक्शन में जब दो चीज़ें इस तरह से हों तो एक स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, जो कि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स है, और वो आपकी जो जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और फिर उसके आगे हमने बात की कि लाइट भी इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स का बायस बन सकती है, और फोटो इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की, और फिर हमने बताया कि इस प्रिंसिपल के ऊपर कुछ सेंसर्स काम करते हैं। और उसके बाद फिर हमने प्रेशर की बात की कि प्रेशर प्रेशर भी कुछ खास किस्म के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे पीजो क्रिस्टल्स की हमने मटेरियल की बात की कि उनको जब आप दबाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और इस तरह से एक पावर सोर्स के तौर पे वो काम करते हैं, और गाड़ियों के अंदर वो सेंसर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद केमिकल अमल में हमने बैटरी की मिसाल ली थी और बताया था कि कैसे ये केमिकल अमल के ज़रिए हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद मैग्नेटिज्म को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिज्म की मदद से हम ना सिर्फ पावर इसको एज अ पावर सोर्स लेते हैं, बल्कि पावर सोर्स इसको प्रोवाइड करके इससे हम कुछ काम भी ले सकते हैं, जैसे मोटर्स हैं, और पावर सोर्स के तौर पे ये जनरेटर के तौर पे आ जाता है, और मोटर के तौर पे जब हम इसको करंट प्रोवाइड करते हैं या पावर, एक एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हमारा मैग्नेटिज्म के अंदर हमें मोटर की रोटेशन मिलती है या हरकत मिलती है। इससे आगे हमने कुछ ज़रूरी टर्म्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने ओपन सर्किट का बताया था, शॉर्ट सर्किट, और फिर शॉर्ट सर्किट के अंदर हाई रेजिस्टेंस की बात की थी। और फिर ओम्स लॉ के तफसीली तारुफ के सेगमेंट पे हम आए थे, जिसके ऊपर हमने जो हमारी फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, जिसमें एम्पेयर है, वोल्टेज है, ओम है, इलेक्ट्रिकल पावर या वाट, जिसके यूनिट वाट होते हैं,
इनके ऊपर कुछ चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रिकल पावर को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि ये होती क्या है, और हमने कहा था कि हम आगे जाके इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे किसी जगह के ऊपर। फिर वाटर एनालॉजी या वाटर की एग्जांपल लेते हुए हमने रेजिस्टेंस और करंट को डिस्कस किया था कि जो एक टैंक के अंदर की हमने मिसाल ली थी कि पानी जो है वो एक प्रेशर उसका क्रिएट हो जाता है, वो वही प्रेशर बेसिकली वोल्टेज है। और फिर जो पानी जब बहता है, जब आप टैप खोल देते हैं तो वो जो बहने की सूरत है उसको हम करंट कहते हैं। और जो रास्ता जितना खुला होगा या तंग होगा वो बेसिकली बहाव के रास्ते में रेजिस्टेंस है। और तंगी या उसका ज्यादा खुला होना बेसिकली रेजिस्टेंस का कम या ज्यादा होना होता है। इसको हम इस मिसाल से हमने समझने की कोशिश की थी, और फिर हम इसको आगे स्विच कर गए थे कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिकल बैटरी के ऊपर हमने डिस्कस की थी। और हमने बताया था कि जिस तरह से मैग्नेट के दो सेम पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर फेंकते हैं, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब उसको आप एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो वो रिपेल करते हैं। और जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को एक बैटरी के अंदर समो देते हैं तो फिर होता यह है कि ये एक दूसरे को पुश करते हैं और बैटरी के अंदर एक प्रेशर कैम होता है। और इस एनालॉजी के साथ हमने, इस चीज के साथ हमने फिर फर्दर जो हमारा इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश की थी। फिर हमने यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट सबसे चीज है, हमने ये बात की थी कि ओपन सर्किट में इस प्रेशर की मिकदार स्विच तक उतनी ही होगी जितनी बैटरी के अंदर है, भले बीच में एक लोड या कोई और रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो। और इसमें मैंने काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया था इस स्टेटमेंट के ऊपर कि इसको आपने बिल्कुल घोट लेना है और याद रखना है इस चीज को, और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है कि जब भी ओपन सर्किट होगा, जहां तक ओपन सर्किट है वहां तक आपकी जो वोल्टेज का प्रेशर है वो अवेलेबल रहेगा। भले बीच के अंदर उसमें कोई रेजिस्टेंस या लोड भी आ गई है, उसके बावजूद आपको इसके दूसरे एंड के ऊपर प्रेशर मिलेगा। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर होगा ये कि यहाँ पे हमें आपको ये जो वोल्टेज प्रेशर इधर मौजूद था वो यहाँ पे कंज्यूम होगा इस लोड के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर, और आगे जाके आपको फिर जीरो वोल्टेज मिलेंगे। एक सेकंड सिर्फ मुझे दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा जी, तो इस चीज से फिर जब हम आगे बढ़े हैं तो हमने फिर वहां पे एक बात यहीं पे की थी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के हवाले से कि एक क्लोज सर्किट में वोल्टेज करंट को रेजिस्टेंस में से धकेलता है। वोल्टेज पुशेस एम्पेरेज थ्रू रेजिस्टेंस इन अ क्लोज सर्किट, ये बेसिकली ओम्स लॉ है, और इसको फिर हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आए थे। उससे पहले हम एक उसको चेक करते हैं कि जो हमने पीछे बातें की हैं, यहाँ पे एक सवाल आ जाता है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर से क्लियर हो। यहाँ पे अगर देखें तो एक सिस्टम है जो कि फ्यूल इंजेक्टर का मैंने दिखाया है। फ्यूल इंजेक्टर के हमें पता है कि हर गाड़ी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। यहाँ पे दो टर्मिनल दिखाए हुए, एक ब्लू के साथ और एक रेड के साथ। रेड के पास अगर आप देखें तो ये बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और बीच में एक फ्यूज है, और यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज है वो इसके इस टर्मिनल पे भी अवेलेबल है। फिर ये इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो ईसीयू के साथ कनेक्टेड है और ईसीयू ग्राउंड के साथ। तो होता ये है कि जब हम की ऑन करते हैं तो ये पॉजिटिव जो आपके 12 वोल्ट पॉजिटिव हैं वो इस टर्मिनल पे अवेलेबल हो जाते हैं कॉन्स्टेंटली। इनमें किसी किस्म की कोई और स्विचिंग नहीं होती। और इस साइड पे जो ग्राउंड है ये ईसीयू थ्रू करता है ग्राउंड पल्सेस की मानंद में। जब हम बात करते हैं कि ग्राउंड पल्सेस तो ग्राउंड पल्सेस से मुराद ये है कि ग्राउंड को वो कनेक्ट, यानी यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है ईसीयू के अंदर, वो स्विच ऑन होता है तो ये ग्राउंड इस लाइन के साथ थ्रू हो जाता है और यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल हो जाता है। और हम समझते हैं ये जब आप फॉर एग्जांपल इसका स्विच इस वक्त ऑन है तो क्या है, ये बेसिकली कि पॉजिटिव से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो करके इस ग्राउंड के साथ ग्राउंड में जाके यहाँ पे डंप हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इधर आके डंप होगा। तो और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के बराबर ही है। और उसी वक्त ये जो इंजेक्टर है इसके अंदर एक सोलेनॉइड है, एक मैग्नेटिज्म का, एक हम आगे बात फर्दर करेंगे, पीछे भी हम बात कर चुके हैं। तो वो इसको अप करता है इसकी पिंडल को, और इसका रास्ता ओपन होता है, और यहाँ से जो फ्यूल है, जो फ्यूल टैंक से आ रहा होता है, वो बाहर सिलेंडर के अंदर स्प्रे हो जाता है। तो अब जो ये वाला पार्ट है कि ग्राउंड की पल्सेस, जिनको उर्फे आम में हम लोग जो हमारे मैकेनिक हजरात हैं वो कहते हैं पल्सेस आती हैं, पल्स आ रही है, पल्स आ रही है। तो वो पल्स बेसिकली क्या है, वो ग्राउंड का ऑन होना या ऑफ होना है। तो ग्राउंड ऑन हो रहा है, ग्राउंड ऑफ होना है। की ऑन जब खाली होती है और इंजन रन नहीं कर रहा होता तो उस वक्त ईसीयू इसमें पल्स वगैरह या इसको ग्राउंड नहीं देता।
जब इसको ग्राउंड नहीं देता तो ये सर्किट नामुकम्मल है, ओपन है, और यहाँ पे इंजेक्टर क्या कर रहा है, इंजेक्टर इस वक्त फायर नहीं करेगा, इंजेक्टर स्टैंड बाय होगा। जैसे ही ये उसको ग्राउंड ऑन करेगा उस लम्हे के लिए ये ऑन होगा और यहाँ पे फ्यूल स्प्रे करेगा, और फिर ये ग्राउंड ऑफ हो जाएगा जब इंजन रन कर रहा होता है। वो ऑन और ऑफ जब जब ऑन ऑफ हो रहा होगा तो यहाँ पे स्प्रे के हम ये स्प्रे करेगा, फिर बंद होगा, फिर स्प्रे करेगा, फिर बंद होगा। तो अब हम बात करते हैं कि की ऑन है और इंजन ऑफ पे फ्यूल इंजेक्टर की ग्राउंड साइड पे कितने वोल्टेज मिलेंगे और क्यों। जो ग्राउंड साइड है अभी सिर्फ की ऑन है और इंजन ऑफ है, तो ग्राउंड साइड के ऊपर हमें यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जब हम उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के देखेंगे या ग्राउंड के साथ हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितने वोल्ट मिलने चाहिए, ये एक सवाल है जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जवाब आसानी के साथ दे पाएंगे। जी सर जी 12 वोल्ट ही मिलेंगे। हाँ जी, और 12 वोल्ट किस तरह से मिलेंगे? क्योंकि सर्किट सर जी अभी ऑफ है, पूरा सर्किट नहीं मिला हुआ जिससे वो ग्राउंड नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ऐसी ही चीज है कि सर्किट जब कंप्लीट नहीं है, ओपन है इस जगह से, तो ये जो रेजिस्टेंस है, लोड बेसिकली हमने पीछे कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस है, और ये जब रेजिस्टेंस है तो और सर्किट मुकम्मल नहीं है तो इसका किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं है करंट को रोकना, क्योंकि करंट तो बह ही नहीं रहा यहाँ से। तो जो वोल्टेज का प्रेशर है वो हमेशा रेजिस्टेंस उसको उस वक्त तक नजर नहीं आती जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता और करंट बहता नहीं है। जब तक सर्किट में से करंट नहीं बहेगा तो क्या होगा, आपको आपका जो सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है, और लोड एक रेजिस्टेंस होती है, तो वो रेजिस्टेंस कोई मीनिंग नहीं रखती। तो ये जब भी हम आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल इंजन हमारा रन कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पल्सेस आ रही होंगी, और अगर हमें वहां पे यहाँ पे जनरली हम वो एलईडी टेस्टर लगाते होते हैं और उसकी दूसरा टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव पे रखते हैं और उसकी जो नोक वाली पॉइंट होता है उसको यहाँ पे रखते हैं, तो हमें एलईडी टेस्टर में लाइट जलती बुझती नजर आती है। वो इस वजह से नजर आती है कि जब ग्राउंड आता है तो, और वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जैसे ये कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ, तो एलईडी भी उसी वक्त काम करेगी जब ग्राउंड आएगा। तो अगर ग्राउंड नहीं आ रहा तो क्या होगा, यहां पे जब वो रखेगा तो उसको पल्स नहीं मिलेगी, उसकी एलईडी स्टार्ट नहीं होगी, इसी तरह से इंजेक्टर भी काम नहीं, उसकी एलईडी जो है ना लाइट नहीं दिखाएगी और इंजेक्टर भी काम नहीं करेगा। तो इससे अगर हम आगे चलते हैं, एक और सवाल है कि इस सर्किट के अंदर जिसके अंदर 12 वोल्ट है और यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे बल्ब है, ये एक टर्मिनल है पावर साइड है बल्ब की और यहाँ पे ग्राउंड साइड है। तो ग्राउंड साइड के ऊपर हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है जी, इस सर्किट के अंदर यहाँ पे स्विच ऑन है इसका, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है और स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन है और ग्राउंड के साथ ये दूसरी साइड कनेक्टेड है। जब हम चेक करते हैं फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए, बल्ब जल नहीं रहा, तो चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिलते हैं। तो इससे इससे कौन सा फॉल्ट हमें कंफर्म होता है? कि इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ 12 वोल्ट नहीं आने चाहिए दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे 12 ओपन वोल्ट क्यों नहीं आने चाहिए? किस साइड पे कनेक्शन इसका नहीं हुआ हुआ? अर्थ ये साइड पावर पर, साइड है, ये अर्थ ग्राउंड साइड है? ग्राउंड हाँ साइड जी, पर उसका कनेक्शन लूज है, यहाँ से कहीं से ओपन है। और अगर पावर साइड पे हो फिर क्या होगा? पावर से सजी 12 वोल्ट आ रहा है, आपने अर्थ के साथ जहाँ अर्थ लगता है वहां पर 12 वोल्ट आ रहा है ना, तो 12 वोल्ट जी बैटरी का है, उस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं से फिर अर्थ उसका नहीं मिल रहा, फिर दूसरी साइड पर वो 12 तो वोल्ट शो कर बेसिकली रहा है। बेसिकली जिस पॉइंट पे आपने यहां से आपने इस पॉइंट के ऊपर जब आप वोल्ट मीटर के साथ चेक कर रहे हैं तो आपको 12 वोल्ट यहां पे मिल रहा है, तो इसका मतलब है इससे आगे ग्राउंड साइड के ऊपर आपका ओपन है जैसे आपने कहा। और इसको इसी पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं और जहां पे हमें 12 वोल्ट ना मिले, 0 वोल्ट मिले, तो उन दोनों के बीच में हम वहां पे जाके, फॉर एग्जांपल कई दफा होता है कि इंसुलेशन के अंदर जो वायर है, मेटालिक पोर्शन है जो रबर की इंसुलेशन के अंदर लिपटी होती है, वो अंदर से टूट जाती है। तो जब वो अंदर से टूट जाती है वो दिखाई भी नहीं देती,
तो उसमें फिर तरीकाकार ये है कि हम जिन पॉइंट्स के ऊपर इजीली हम वोल्ट मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मिल गया 12, ये बल्ब नहीं जल रहा, यहाँ पे 12 वोल्ट हमें इसकी पावर साइड पे मिल रहे हैं और ग्राउंड साइड पे भी 12 वोल्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है इसके आगे क्या है, ये कहीं पे ओपन है। और उस ओपन की एग्जैक्ट जगह को हम पॉइंट आउट करने के लिए फिर हम अगले पॉइंट पे जाके देखेंगे, तो जहां पे हमें 0 वोल्ट मिलेंगे और उससे पीछे 12 वोल्ट मिलेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में किसी जगह के ऊपर ब्रेक है वायर के अंदर या कनेक्शन के अंदर। आगे चलते हैं जी। इस चीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ओम्स लॉ क्या है, कि वोल्टेज पुशेस एम्पेरेज थ्रू रेजिस्टेंस इन अ क्लोज सर्किट। एक क्लोज सर्किट में वोल्टेज करंट को रेजिस्टेंस में से धकेलता है, जिसकी हमने काफी अच्छे से यहाँ से हमें काफी तफसील में डिस्कशन की है। फिर हम ओम्स लॉ को एक डायग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ये सिर्फ सवालों के ऊपर बात नहीं हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया है। और उसमें फिर हमने ये बताया था कि इस स्टेटमेंट को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जाते हैं, तो फिर हमें ये मिलता है कि वोल्टेज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय या ज़र्ब खाए रेजिस्टेंस के साथ। और हमने बताया था करंट के सिंबल सिंबल आई होता है, वोल्टेज का ई भी कहते हैं, वी भी कहते हैं, और रेजिस्टेंस को आर से करते हैं। और इनके जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं, जो यूनिट जिसके साथ क्लैम मल्टीमीटर के अंदर भी शो होता है या लिखते हैं उनके अंदर मैनुअल्स के अंदर, तो वहां पे करंट को ए से शो करते हैं, यूनिट को एम्पेयर ये लिखते हैं, समटाइम एएमपी लिखते हैं, समटाइम खाली ए लिखते हैं। इसी तरह वोल्ट को वोल्ट भी लिखते हैं और वी के साथ भी डिनोट करते हैं, और ओम को सिग्मा के साथ। और फिर हमने इसी के ऊपर हमने बात की थी कि डायग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो एकेडमिकली जब हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ को, उसमें हम V इज इक्वल टू आई आर को कहते हैं। जब हम डायग्नोस्टिक करने की तरफ जाते हैं ओम्स लॉ पे, तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इसको इस तरह से ना पढ़ा जाए, बल्कि V ओवर R इज इक्वल टू ए करके पढ़ा जाए। और ये जो ताल्लुक जब हम इस तरह से कहते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे हम, तो हमारा सर्किट में से करंट बढ़ेगा। और फिर हमने ये भी कहा था कि करंट ही वो चीज है जो कि सर्किट के अंदर लोड को चलाती है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्यों बना हुआ है, कि उसने उस लोड को काम कराना है। तो जो काम कराना है किसने कराना है, उस एम्पेयर ने करना है। और उस एम्पेयर पे फर्क कैसे पड़ता है, वोल्टेज के बढ़ने और घटने से पड़ता है, इसी तरह से रेजिस्टेंस के बढ़ने और घटने से पड़ता है। तो जब हमें ये चीज हमारे जहन में ड्रिल हो जाए, तो फिर हमारे लिए सर्किट के डायग्नोसिस काफी आसान हो जाते हैं। फिर हमने उसी वाटर एनालॉजी, जिसमें हमने बताया था कि वाटर का एक टैंक के अंदर जो पानी होता है वो प्रेशर होता है। अगर इसके अंदर 6 वोल्ट का प्रेशर है और इस टैंक के अंदर 12 वोल्ट का प्रेशर है, तो ऑब्वियसली इसमें से अगर इसका जो रेजिस्टेंस इस साइड पे एक रेजिस्टेंस 6 ओम की पड़ी हुई है, तो इसमें से एम्पेरेज इसकी निस्बत यहाँ पे 6 ओम वाली रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे वोल्टेज कम है, तो ये बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है, खुला रास्ता है, तो यहाँ पे और प्रेशर 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इधर से वो कम होगा। और 12 वोल्ट जहां पे ये प्रेशर ज्यादा हो गया है और रेजिस्टेंस वही सेम है 2 ओम की, तो यहाँ पे आपकी करंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे 3 एम्पेयर है, यहाँ पे 6 एम्पेयर है, यहाँ पे 1 एम्पेयर है। ये बेसिकली हमने उस वक्त बात की थी इस चीज को अपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कि वोल्टेज एम्पेयर एक्चुअली है क्या चीज और करती क्या है। फिर हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल फाल्ट का करंट फ्लो पे असर और रेजिस्टेंस से ताल्लुक, कि ओपन सर्किट जब होता है तो करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। और हमारा जो लोड है, जो कि रेजिस्टेंस भी होती है, वो काम नहीं करेगा। शॉर्ट टू ग्राउंड होगा तो उसमें यह है कि करंट यहां से रेजिस्टेंस जब आती है तो करंट आसान रास्ते से गुजरता है, तो ये वायर्स आपस में प्लस और माइनस की वायर्स लोड से पहले मिल जाएं, तो होगा ये कि ये आपस में क्या होगा, ये शॉर्ट रास्ता होगा जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो करंट इधर से बह जाएगा, इधर से नहीं बहेगा, तो उसमें भी काम नहीं करेगा। और उसमें होगा ये कि जब रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमने वहां पे फिर मिसाल से समझा था कि ये करंट फिर बहुत ज्यादा बह जाता है और इवन बैटरी फट सकती है, आपकी वायर जो है ना जल जाती है। फिर हमने बात की कि हाँ जी, आपने हाथ खड़ा किया विकास, कोई या वैसे ही प्रेस हो गया है? मेरे ख्याल में नहीं सर। ओके ओके ओके, चलें। उसके बाद हम बात करते हैं जी हाई रेजिस्टेंस। अब किसी जगह पे इस यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस कहीं पे बढ़ जाएगी, तो फिर इस लोड से भी बढ़ जाएगी, तो फिर ये अगर किसी जगह पे भी बढ़ती है, थोड़ी बढ़ती है, कम बढ़ती है, अब वो अनडिजायर्ड रेजिस्टेंस होगी, तो उससे होगा ये कि करंट का फ्लो कम हो जाएगा सर्किट के अंदर। तो हो सकता है लोड आपका अच्छे तरीके से काम ना कर सके या बिल्कुल काम ना कर सके।
अच्छा, मैं थोड़ा सा ये रिकैप के अंदर टाइम इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ कि 2 हफ्ते एक तो हो गए, और पर्टिकुलरली हमारे साथ एक और नए दोस्त ने भी ज्वाइन किया है, तो उनकी वजह से भी फिर हमने कहा था कि थंब रूल ये है कि सर्किट के अंदर किसी किस्म का जो फॉल्ट है, हर फॉल्ट वो बेसिकली किस वजह से आता है सर्किट के अंदर, सर्किट की हम बात करें कि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस में कोई तब्दीली आ जाए, इस लोड के अंदर की रेजिस्टेंस के अंदर तब्दीली आ जाए, यहाँ पे कनेक्शन में तब्दीली आ जाए, कोई रेजिस्टेंस बढ़ा दे, इस वायर के अंदर किसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाए, इस तरफ ग्राउंड वाली साइड पे जो ग्राउंड कनेक्शन होता है बॉडी के साथ होता है, वहां पे कहीं पे रेजिस्टेंस कहीं पे भी बढ़ेगी, तो होगा क्या, तो कि करंट का फ्लो कम होगा, और करंट का फ्लो चेंज होगा, तब्दील होगा, तो उससे आपके सर्किट में किसी ना किसी किस्म का फॉल्ट आएगा। इसी तरह से अगर आप ये देखेंगे सेंसर की जो रीडिंग कंप्यूटर को जा रही होती है, उसमें भी अगर किसी सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस में चेंज आएगी तो उस रीडिंग में फर्क आएगा वहां पे, और ईसीओ उसको या अंडर रीड करेगा या ओवर रीड कर जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसकी क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फिर लास्ट टाइम हमने कुछ सवालात जनरेट किए थे, और उसमें हमने कहा था कि चूंकि रेजिस्टेंस में तब्दीली करंट में तब्दीली का बायस बनती है, और यही चीज सर्किट में मुख्तलिफ फॉल्ट्स पैदा करती है, तो फिर हम सर्किट में रेजिस्टेंस टेस्टिंग पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे होते, या उसके ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से रिलाय क्यों नहीं करते, और फिर सर्किट के हर फॉल्ट का ताल्लुक रेजिस्टेंस में तब्दीली आ जाने से है, और जिससे करंट में तब्दीली आ जाती है, इसी वजह से सर्किट ठीक काम नहीं करता, तो हम करंट टेस्टिंग तो शाज ही करते हैं। बहुत ही बमुश्किल किसी को आपने देखा होगा कि वो करंट टेस्टिंग कर रहा है सर्किट डायग्नोसिस के अंदर, तो उसकी क्या वजह है। फिर हमने बात की थी कि सर्किट डायग्नोसिस में वोल्टेज रेजिस्टेंस और एम्पेयर टेस्टिंग में से किस चीज के पीछे हमें जाना चाहिए। तो आज हम अपने लेक्चर को, जो आज का लेक्चर है वो इसी चीज के ऊपर है, इन्हीं सवालात के जवाबात से शुरू हो रहा है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि फॉल्ट डायग्नोसिस और रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज पे, इन सवालात पे हम डिस्कशन करेंगे, और फिर हम कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज से मुतालिक कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट डायग्नोसिस में, जो फॉल्ट डायग्नोसिस में रेजिस्टेंस और क्वांटिटी चेक पे भरोसा क्यों नहीं करते। अच्छा, ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हमारे यहाँ इस पे किया जाता है, लेकिन जो बहुत ही अच्छे टेक्नीशियंस हमारे यहाँ के होते हैं उनको भी आइडिया है, तो वो वोल्टेज के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है। लेकिन जब आप रिपेयर मैनुअल के अंदर जाएं तो आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चेक भी मिलते हैं रिपेयर मैनुअल के अंदर, किसी सर्किट के डायग्नोसिस के अंदर। हाउएवर वहां पे कंटिन्यूटी चेक जो कि हमारे यहाँ काफी चलता है, उसके वो उसके ऊपर बहुत कम जो है ना उस चेक्स रिपेयर मैनुअल के होते हैं, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के चेक्स ज्यादा दिए जाते हैं। तो बात यूं है कि रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जरूरी है कि हम सर्किट को ओपन करें, उस पार्ट या वायर को बाकी सर्किट से बिल्कुल अलग कर दें, क्योंकि जब वोल्टेज मौजूद हो तो हम रेजिस्टेंस चेक नहीं कर सकते सर्किट के अंदर। मैंने अगर यहां से लेके इस वायर की या इस फ्यूज की रेजिस्टेंस चेक करनी है, तो मुझे इस फ्यूज को यहां से हटाना पड़ेगा, कि इस सर्किट से निकाल के अलहदा करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई कनेक्टर होगा या वायर लगी हुई है तो वायर को काटने की जरूरत है तो काटना पड़ेगा, अगर कनेक्टर है तो हटाना पड़ेगा, और इस साइड से भी हटाना पड़ेगा तब जाके। इसी तरह से मैं अगर इस बल्ब की लेना चाहता हूं, या मैं इस वायर की इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेना चाहता हूं, रेजिस्टेंस चेक करना चाहता हूं, तो मुझे इस वायर को इस पूरे सर्किट से अलहदा करना पड़ेगा। ठीक है जी। और फिर इसी तरह से जब मैं कंटिन्यूटी लेने के लिए जाता हूं, तो भी सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज तो है कि वोल्टेज नहीं होने चाहिए, और कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले जो दोनों चीजों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम के अंदर किसी किस्म के वोल्टेज नहीं होने चाहिए। और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए जिस पार्ट की, जिस हिस्से की हमने रेजिस्टेंस चेक करनी है, उसको सिस्टम से अलग करना पड़ेगा। और कंटिन्यूटी के केस में भी हम उसको कनेक्टर्स को ओपन करते हैं, तो तभी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको फॉल्स इंडिकेशन दे सकता है। ठीक है जी। फिर ये है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें सही गलत का मवाजना करने के लिए सर्किट के मुख्तलिफ पार्ट्स की रेजिस्टेंस वैल्यू आसानी से मालूम नहीं होती। आप हर वक्त रिपेयर मैनुअल उठा के नहीं बैठे होते, एक छोटा मोटा आया है, आप रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये बल्ब काम नहीं कर रहा, आपका सारा सर्किट ठीक है, आप कहते हैं यार मैं जो ना बल्ब की रेजिस्टेंस चेक कर लूं। अब बल्ब की रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो रिपेयर मैनुअल में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चीजों की रेजिस्टेंस नहीं दी जाती, तो उस वजह से भी एक लिमिटेशन बन जाती है कि आप इसके ऊपर रिलाय नहीं करते, रेजिस्टेंस चेक्स के ऊपर, कंटिन्यूटी के ऊपर।
फिर पर्टिकुलर जो कॉन्टिन्यूटी है वो बहुत सारी जगहों पे, कई जगह ऐसे होती हैं जहां पे वो रिलायबल ही नहीं होता। उसकी वजह ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक तार के अंदर, हमने जैसे पहले बात की थी, बहुत सारे रेशे होते हैं, धागे होते हैं, या छोटी छोटी पतली तारें होती हैं मजीद जो आपस में गुंदी होती हैं, तो उससे एक तार बनती है। उसमें से उसमें से फॉर एग्जांपल 10 वो रेशे हैं, उनमें से 9 रेशे या 8 रेशे जो है ना कटे हुए हैं, और वो इस लाइन के साथ अटैच ही नहीं है, इस पॉइंट पे सिर्फ एक रेशा अटैच है। तो मैं जब इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो वोल्टेज इसमें से थोड़े से गुजरते हैं, करंट हल्का सा बहता है, और वो जो एक रेशा है उससे रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, लेकिन वो क्या है, वो यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी देगा। लेकिन जब मैं इसको सेट, इस सिस्टम को मैं ऑन करूंगा, तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस एक रेशे की वजह से बढ़ गई है। तो कंटिन्यूटी का जो चेक है वो कई दफा हमारे लिए रिलायबल नहीं होता, तो ये अगली लिमिटेशन होगी है। तीसरे, इसी तरह से जैसे मैंने ये बल्ब की बात की थी, अगर कोई स्विच में मसला हमें आ रहा है, हमें सस्पेक्ट हो रहा है कि स्विच का मसला है, तो हमें स्विच जब बना होता है तो उसकी रेजिस्टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास, उसकी जो एक एस्टेब्लिश ऑथेंटिक वैल्यू होती है कि भी होनी कितनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं होती। उसके लिए फिर बेस्ट ये प्रैक्टिसेस लोग करते हैं, जब मजबूर हो जाते हैं तो फिर वो कोई सही गाड़ी का स्विच जो है ना वहां पे जाके उसको खोल के तो उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, और फिर कहते हैं कि हाँ इसकी रेजिस्टेंस, यानी कि वहां से फिर कंपेयर करते हैं, उनके पास वो सेट वैल्यू नहीं होती। अच्छा, अब जो मजेदार बात है वो ये है कि तकरीबन डायग्नोसिस में रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक सबसे पहली चॉइस है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कंटिन्यूटी को चेक करना काफी आसान हो जाता है, कनेक्टर्स लगे होते हैं, आप कनेक्टर उतारते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर लें, और अगर रेजिस्टेंस चेक करनी है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस चेक करने का रिवाज बहुत कम है, और जब वो कंटिन्यूटी चेक करता है तो टेक्नीशियन उसमें टक्करें इसी वजह से मार रहा होता है कि वहां पे फॉर एग्जांपल वहां पे एक वायर जो है ना रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, तो उसको वो कंटिन्यूटी देती है, तो वो समझता है कि जी बीप आ गई है तो मेरा सर्किट ठीक है, जबकि वो सर्किट खराब होता है, कंप्रोमाइज होता है, वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ी होती है। जब आप रेजिस्टेंस चेक पे जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि वायर के अंदर रेजिस्टेंस में इशू है या नहीं है, और उसमें भी फिर आपको वायर की रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। जनरली जो एक वायर गाड़ी के अंदर चल रही होती है, ज्यादा लेंथ में नहीं होती, जो इंजन कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमें 1 से 2 ओम जो है ना उनकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन जो सेंसर्स की वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस में फर्दर फर्क होगा, जो कुछ और वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस में और फर्क होगा। तो उनके लिए फिर तजर्बे के साथ, टाइम के साथ फिर आपको पता चल जाता है कि एक सही वायर के अंदर जिसमें कोई रेजिस्टेंस बड़ी ना हो तो उसमें कितनी होनी चाहिए। यहां तक कोई सवाल जी? नो सर। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं। आगे ये है कि फॉल्ट डायग्नोसिस में करंट टेस्टिंग क्यों बहुत काम करते हैं। अब अगर मैंने करंट मालूम करना है कि इसमें से कितना जाना चाहिए, कितना होना, कितना है, हमने टेस्ट करना है, तो मुझे इस वायर को यहां से कट करना पड़ेगा। मैं इस सर्किट के ऊपर, ये एक सर्किट को अगर आप देखें तो यहां से यहां तक ये एक सर्किट है। बेसिकली जब ये यहाँ पे ग्राउंड के साथ अटैच है तो बेसिकली यहां से वायर समझे इधर से नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, ये एक ही चीज है। तो ये एक लूप है, इसी तरह से ये एक लूप है, और ये एक बड़ा लूप है जिसके अंदर फर्दर फिर छोटे और लूप हैं। तो मैं यहाँ पे करंट मालूम करना चाहता हूं, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कट करना पड़ेगा, और मल्टीमीटर की एक लीड को इस तरफ और दूसरी लीड को इस तरफ अटैच करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को सीरीज में लगाना पड़ता है करंट में, और सीरीज में लगाने के लिए जरूरी है, जैसे ये स्विच भी सीरीज में लगा हुआ है, इस तार का एक टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे, तो इस स्विच को समझे ये मल्टीमीटर है, तो उसकी एक लीड यहाँ पे और दूसरी लीड यहाँ पे जब रखेंगे और यहाँ पे ये खुला होगा, तो तभी ये यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम जरा वो कंफ्यूज कर रही होगी। इस स्विच को अगर आप देखें तो ये जब स्विच हटा दें तो ये खाली जगह है, ओपन जगह है, कट है, तो एक लीड को यहाँ पे रखेंगे, एक लीड को यहाँ पे रखेंगे, और फिर हम एम्पेयर चेक करेंगे, तो फिर जब करंट फ्लो होगा तो फिर पता चलेगा कि यहाँ से इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर हमें करंट की मिकदार मालूम भी हो जाती है, तो होता यह है कि रिपेयर मैनुअल्स, जब करंट की जो ना, अक्सर तो आपको कम ही मिलेगा कि जी एक सर्किट में एक खास जगह से खास पॉइंट के ऊपर कितना करंट होना चाहिए। वो अगर बताता भी है तो एक कंप्लीट, एक पूरा जो सर्किट है उसके अंदर वो बता देगा कि ये इतने करंट का है, इसमें से इतना करंट गुजर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एम्पेरेज की वैल्यू दी ही नहीं जाती रिपेयर मैनुअल्स के अंदर भी। तो उसमें भी फिर यही है कि आप किसी हेल्दी गाड़ी के ऊपर जाएं और फिर वहां पे कट करें, वहां पे मल्टीमीटर लगाएं, तो ये काम ऑब्वियसली टाइम टेकिंग भी है, और खामखा की काटा पीटी भी मुनासिब नहीं होती, तो इस वजह से करंट टेस्टिंग ना होने के बराबर की जाती है।
अब इसी तरह से अगर दूसरे फैन के साथ सर्किट में है तो यहाँ करंट टेस्टिंग से हम फॉल्ट को पिन पॉइंट नहीं पकड़ सकते। अगर हमें यहाँ पे करंट मालूम भी हो जाए और हमें ये भी पता चल जाए कि ये इस जगह से जो करंट बहना है वो कितना है, और वो और हमें ये भी पता हो कि इतना होना चाहिए, मिसाल के ऊपर यहाँ पे 2 एम्पेयर होना चाहिए और हमें यहाँ पे 1 एम्पेयर मिल रहा है, तो हम इससे, और इस फैन के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये याद रखें कि सर्किट जो एक लूप है उसके अंदर जो करंट की मिकदार होती है किसी भी रेजिस्टेंस से वो सेम रहती है हमेशा। अगर इस लूप को हम लें, इस बल्ब वाले लूप को, अगर यहाँ से 2 एम्पेयर यहाँ से गुजर रहे हैं तो इसमें अगर ये रेजिस्टेंस या लोड लगा हुआ है तो यहाँ से भी 2 एम्पेयर गुजरेगा, यहाँ से भी 2 एम्पेयर गुजरेगा, यहाँ तक 2 एम्पेयर जाएगा। अगर इधर से इस लूप की हम बात करें, यहाँ पे जो 2 एम्पेयर, अगर ये 3 एम्पेयर का सर्किट है तो ये 3 एम्पेयर अगर यहाँ से होते हुए यहाँ तक 3 एम्पेयर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 एम्पेयर होगा, इस जगह पे भी होगा 3 एम्पेयर, यहाँ पे भी 3 एम्पेयर मिलेगा, यहाँ पे भी, और इस जगह पे भी 3 एम्पेयर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 3 एम्पेयर मिल रहा है और ये फैन काम नहीं कर रहा, तो हमें फिर कैसा, हम इस जगह से लेके इस जगह तक किस जगह पे फॉल्ट को फाइंड करेंगे? तो करंट के साथ बहुत दफा अगर मालूम भी हो जाए तो फिर आपकी जो जो फॉल्ट डायग्नोसिस है वो पॉसिबल नहीं हो पाते, पिन पॉइंट आप पकड़ नहीं सकते। आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट में कमी आई है, किस वजह से आई है वो आपको नहीं मिल सकेगी। ठीक है जी। फिर हम ये है कि खास तौर पे जो बैटरी के पैरासाइटिक ड्रेन होते हैं उसमें जो करंट का जो टेस्टिंग है वो बहुत मुफीद रहती है, फायदेमंद रहती है। उसमें आप करते ये हैं कि आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर को यहाँ पे लगा देते हैं, तो क्योंकि पूरे सिस्टम में कई, जब हम पैरासाइटिक ड्रेन कहते हैं तो उसका मतलब है कि बैटरी रात को आपने गाड़ी खड़ी की है बंद करके और सुबह आए हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो इसका मतलब है रात भर उसमें कोई ना कोई करंट फ्लो करता रहा है सिस्टम्स के अंदर, कोई शॉर्ट सर्किटिंग है, कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो फिर आप करते ही हैं कि क्योंकि सारे सर्किट से नेगेटिव में आके डंप होना होता है, तो वो जो फ्लो हो रहा है उसको हम पैरासाइटिक, जो ड्रेन हो रही है बैटरी, जो करंट फ्लो हो रहा है वो ग्राउंड पे आएगा आएगा उसका इफेक्ट। तो यहाँ पे हम कट करते हैं और एम्पेयर मीटर लगा देते हैं, तो वहां पे हमें मालूम हो जाता है, और गाड़ी को खड़ा करते हैं स्विच ऑफ करके, तो हमें मालूम हो जाता है कि जी कोई करंट सिस्टम के अंदर से गुजर के इधर नेगेटिव में डंप हो रहा है बैटरी में, तो वो करंट की वैल्यू आ जाती है। और फिर जब हम उसको वैल्यू को देखते रहते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि इस वक्त करंट ड्रा हो रहा है, तो फिर हम फ्यूजेस के ऊपर जाते हैं और वहां पे वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। इसको हम आगे किसी लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो वहां पे ये खास तौर पे काफी मुफीद हो जाता है कि हमें ये बेसिकली वहां पे भी ये पिन पॉइंट फॉल्ट नहीं पकड़ता, बल्कि आपको असिस्ट कर रहा होता है कि आपको क्लैरिटी के साथ मालूम होता है कि जी करंट ड्रा हो रहा है, और आप चेक करते रहते हैं और फिर जब आपको फॉल्ट मिल जाता है तो यहाँ पे करंट का ड्रा खत्म हो जाता है। तो उससे आपको मालूम हो जाता है कि जी मेरा जो फॉल्ट डायग्नोसिस थे या रिपेयर वर्क था वो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो ये काम ठीक हो गया। अब इससे एक और चीज यहाँ पे सानवी चीज ये है कि इस करंट से कुछ और किस्म की टेस्टिंग जो कि ऑसिलोस्कोप के साथ क्लैम मीटर इस्तेमाल करते हुए हम करते हैं, या इवन मल्टीमीटर के साथ या ऑसिलोस्कोप की प्रोब के साथ हम करते हैं। तो और अगर उसकी जो लीड्स होती हैं अगर उसकी बजाय क्लैम मीटर इस्तेमाल किया जाए ऑसिलोस्कोप के साथ, तो एक तो ये टेस्टिंग बहुत क्विक होती है, बहुत टाइम बचाती है, और हमारे लिए काफी आसानी कर देती है कि उसमें होता ही है कि मैं अगर यहाँ पे क्लैंप मीटर लगा दूं तो इस सर्किट को मुझे खोलना भी नहीं पड़ेगा, और फिर होगा ये कि यहाँ से जो करंट जा रहा होगा जिस पैटर्न पे जा रहा होगा वो वेव फॉर्म मेरे पास आ जाएगी, और उस वेव फॉर्म के एनालिसिस इस हद तक किए जा सकते हैं कि हम उनको एनालाइज करके ये भी बता सकते हैं कि अगर फ्यूल पंप की हमने वेव फॉर्म कैप्चर की है, करंट पास की कि किस तरह से करंट वो ड्रा करा रहा है, और उसकी करंट की जो कमी बेशी ड्रा कराने की उसमें है, उससे हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इसमें मोटर का फॉल्ट है या जो मोटर से पहले फिल्टर लगा होता है फ्यूल पंप के अंदर, फ्यूल पंप से पीछे उसमें कोई फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, वो क्लॉग हो रहा है, वो भी पता चलाया जा सकता है। इसी तरह इंजेक्टर्स जो हैं, जो कि एक्चुएटर्स हैं एक तरह से, उनके अगर हम इसी तरह से वेव फॉर्म करंट की ले लें तो हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि अगर एक इंजेक्टर के अंदर जो पिन खुल रही होती है, बंद कर रही होती है फ्यूल का रास्ता, उस पिन के अंदर कोई क्लॉगिंग हो जाए गंदे फ्यूल की वजह से, उस स्टिकीनेस हो जाए या उसका मैकेनिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, तो उस वेव फॉर्म के एनालिसिस, करंट के वेव फॉर्म के एनालिसिस से हमें वो भी बगैर कोई चीज खोले, बगैर किसी दिक्कत के, सिर्फ क्लैम मीटर लगाने के, अगर हमें ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल करना आती हो तो हम उससे वो एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल टेस्टिंग है उसमें इसी वजह से हम करंट टेस्टिंग नहीं करते। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? हाँ जी, ना कोई सर बिल्कुल। क्वेश्चन? अच्छा नहीं है जी कोई क्वेश्चन, चलें। बाकी एक और जिसका है
कि जो सी ये नाइट बैटरी ड्रेन होती है कार की, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जिन गाड़ियों के अंदर आफ्टर मार्केट सामान काफ़ी ज़्यादा लगा होता है, जो उनसे डायरेक्ट बैटरी से ऑपरेट हो रहा था, जैसे एक एम्पलीफायर लगती हैं डायरेक्ट स्पीकर्स के लिए, वो ज़्यादातर मसला उनके अंदर आ जाता है, वो बैटरी बहुत ड्रेन करती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए चाहिए कि आफ्टर मार्केट सामान कार में काफ़ी कम लगाना चाहिए हमें। हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है। और हमारे यहाँ एक तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, इसी वजह से मैन्युफैक्चर बना भी करते हैं। उसमें एक चीज तो ये है, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो टेक्नीशियंस हैं, जो मैकेनिक हजरात इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं, वो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, ये ओम्स लॉ का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। उसमें पावर जो रेटिंग है, जो सर्किट वो डिजाइन करके लगाते हैं, जिस जगह से टैपिंग लेते हैं वहां की वायर का गेज क्या होना चाहिए कि सर्किट जो लगा रहे हो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, उसमें होता है। फिर वो तो इस तरह से है ना कि वो बैटरी यानी कि स्विच ऑफ, आपका इंजन रन नहीं कर रहा और बैटरी से आपने वो सिस्टम चलाया है तो वो करंट ज्यादा ड्रा कर रहा है। लेकिन अगर स्विच ऑफ पे भी वो ड्रा करा रहा है तो फिर इसका मतलब है उसमें कोई शार्टिंग है। तो हम बेसिकली उसकी डायग्नोसिस में भी हमें जो करंट टेस्टिंग है वो हेल्प आउट कर जाती है कि हम देखते रहते हैं कि जी करंट ड्रा हो रहा है, तो उसमें फिर हम फर्दर डायग्नोसिस करते रहते हैं। आगे चलते हैं, वोल्टेज टेस्टिंग और वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग में फर्क क्या है और कौन सी टेस्टिंग बेहतर है। हाँ जी, अली भाई, आपने हाथ अस- रेज किए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। सर ये आपने थोड़ा आइडिया दिया है जी मुझे, इसका थोड़ा आइडिया हो गया। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे अल्टरनेटर बैटरी को करंट दे रहा होता है और बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है, अगर अल्टरनेट उधर ज्यादा करंट दे रहा है तो बैटरी के वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे? नहीं नहीं, उसमें सर होता ये है कि वो जनरेट करता है तकरीबन 13.5 14.5 करता है। और उसका जो रेगुलेटर है ना, उसने चार्ज जब कराना है ना इसको, बैटरी को, तो बैटरी की जो चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टम उसके वोल्टेज भी देख रहा होता है, वो उसके हिसाब से रखाता है। उसके बाद जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो अल्टरनेटर बैटरी के साथ उसका समझ लें कि ताल्लुक ही खत्म हो गया है। जब आप इंजन रन करते हैं और अल्टरनेटर अपनी पावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है इंजन स्टार्ट होने के बाद, तो इट इज नो मोर बैटरी, इट इज बेसिकली योर जनरेटर। जनरेटर ने आपके इंजन को भी चलाना है, आपका इंफोटेनमेंट को भी चलाना है, और उसने ये भी करना है कि जो भी आप अंदर एक्सेसरीज चला रहे हैं, हेडलाइट चला रहे हैं, वो सारी की सारी जो पावर है वो जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके साथ जो बैटरी में जो जितनी चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर रेगुलेटर लगे होते हैं। जब हम उस सिस्टम पे बात करेंगे तो उसको हम मजीद देखेंगे अच्छे तरीके से। तो वो उसको देखता है और उसके बाद जब चार्ज हो जाती है फुल्ली बैटरी, वो मॉनिटर कर रहा होता है बैटरी को। तो वहां से वोल्टेज उसके जब इक्वलाइज होते हैं उसके साथ, सिस्टम के साथ, तो फिर होता यह है कि कट ऑफ करा देता है वो बैटरी को एक तरह से। बैटरी का उसके साथ फिर कोई लिंक नहीं रहता, और बैटरी यूं समझ लें कि एक साइलेंट तमाशाई के तौर पे वहां पे बैटरी होती है। जहां पे जनरेटर काम करना बंद करेगा, वहां पे बैटरी आपके सिस्टम को चलाना शुरू होगी, और जितनी देर तक उसमें जूस होगा उस वक्त तक चलाएगी। और साथ में आपको इंडिकेशन भी आ जाती है जब जनरेटर ऑफलाइन होता है। तो बैटरी तो इस तरह से नहीं होता, वो बेसिकली मॉनिटरिंग हो रही होती है सिस्टम की, और सिस्टम चार्जिंग, सिस्टम के अंदर सिस्टम ही ऐसा होता है कि वोल्टेज का जब बैलेंस हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उधर नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर वो 12 वोल्ट पे हो जनरेटर और बैटरी भी 12 वोल्ट पे पड़ी होगी तो बैटरी की चार्जिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जो करंट फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करता है। ये जो पॉजिटिव है ना सर, ओके सर। इसमें ज्यादा है और नेगेटिव में कम है, तो इसी वजह से ये सारा करंट फ्लो करके सम्प की तरफ जाता है। ये ऊपर है, ये वाटर का टैंक है, हमने पीछे अगर आपने वो वीडियोस देखी हो, तो वाटर का टैंक जब ऊपर है उसके अंदर प्रेशर क्रिएट है, और प्रेशर हमेशा फ्लो किधर करेगा, नीचे की तरफ करेगा। तो ये जो नेगेटिव साइड है ये नीचे वाली साइड ही है। इसी तरह राइट। से जनरेटर से जो लाइन आएगी उसने जो करंट इसको देना है, यहाँ पे कम होगा तो चार्ज करेगा। आई होप ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आ यस। जाते हैं कि वोल्ट, हाँ जी। और बिला तकल्लुफ ये इसमें मत रहिएगा कि आप नए हैं सिस्टम के लिए या आपको नहीं पता होगा कोई गलत सवाल भी। इस कोर्स का या यहाँ पे आने का मकसद ही यही है कि भले आप कहें कि मैं बहुत ब्लंटली कहूंगा कि स्टूपिड क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन है, और वो एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उससे थैंक यू जब सर। क्लैरिटी आती है तो उससे काफी ज्यादा फायदा हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों के जहन में चीज होती है लेकिन बात नहीं होती, तो किसी एक के बात करने से भी फायदा हो जाता है। ओके सर। ओके। अच्छा, वोल्टेज टेस्टिंग
मुराद ये है कि हम किसी लाइन में ये चेक करें कि इस लाइन में वोल्टेज लेवल मौजूद है कि नहीं है। मैं यहाँ पे वोल्टेज लेवल चेक करता हूँ तो ये पॉजिटिव लाइन है, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर की एक लीड को यहाँ पे रखता हूँ, दूसरी लीड को या ग्राउंड बॉडी के साथ लगाऊंगा, या नेगेटिव टर्मिनल एक ही चीज है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक सवाल ये होता है मेरा डायग्नोसिस के दौरान। दूसरा कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, ये दूसरा सवाल है। ठीक है जी। ये वोल्टेज टेस्टिंग में हम सिंपली ये दो काम कर रहे होते हैं। और अब आप जस्ट इमेजिन करें, ये सर्किट ओपन है यहां से, इस जगह से मैं यहां पे गया हूं वोल्टेज चेक करने, ठीक है, और ये स्विच है और मैंने आगे देखना है, और मैं इसको नेगेटिव के साथ करूंगा तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है जी। और आगे चलते हैं कि, और इसमें इसी वजह से ये होता है। और अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये कनेक्टेड है, यहाँ पे इवन सर्किट पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे मैं रखता हूँ कि जी इसकी इस जगह के ऊपर, और ये सिस्टम नहीं चल रहा, यहाँ पे कहीं पे ब्रेक है, तो यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट मिल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरी ये सारी की सारी लाइन क्लियर हो गई कि जी यहाँ पे भाई 12 वोल्ट। अक्सर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन कहते हैं कि जी भाई इस टर्मिनल पे वो फैन के ऊपर 12 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन जो है ना काम नहीं कर रहा, और ग्राउंड वाली साइड भी मेरी क्लियर है, मैंने उसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली है। होता ये है कि यहाँ पे पता चलता है कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है बहुत ज्यादा, और आगे कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, ओपन आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो वायर का एक स्टैंड या एक धागा या एक रेशा वो जो कनेक्टेड है वो उसको 12 वोल्ट ही दिखाएगा। फिर बहुत सारी जगहों पे आपको क्या करना पड़ता है कि वोल्टेज चेक करने के लिए आप कनेक्टर उतार के वोल्टेज चेक कर रहे होते हैं, ओपन सर्किट में चेक कर रहे होते हैं, और को बहुत सारी जगहों पे आप क्लोज सर्किट में। लेकिन जो वाज़ेह फर्क है इसमें, जो वोल्टेज टेस्टिंग और वोल्टेज ड्रॉप में, उसमें ये है कि इस लाइन पे वोल्टेज को लाइन और बैटरी के किसी एक टर्मिनल या बॉडी ग्राउंड के साथ दरमियान चेक करते हैं। इसमें लोड के गिर्द कितना वोल्टेज ड्रॉप, इसको हम कहते हैं, जब हम यहाँ पे टर्मिनल रखते हैं और यहाँ पे लीड रखते हैं, इस लोड के गिर्द इसको हम कहते हैं कि इस टर्मिनल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, बल्ब के इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जब हम वोल्टेज मेजर करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम ये देख रहे होते हैं कि बैटरी के वोल्टेज, ये बल्ब कितने वोल्टेज खा रहा है। जितने वोल्टेज आएंगे वो वोल्टेज ये बल्ब खा रहा होगा, उसका मतलब, और उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, कि बल्ब इतने वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है, ये रेजिस्टेंस इतने वोल्टेज ड्रॉप करा रही है। जब हम इस लाइन का वोल्टेज इसके साथ चेक करते हैं, नेगेटिव के साथ चेक करते हैं, तो वो क्या है, वो इस लाइन के वोल्टेज हैं। इसीलिए कहते हैं कि बैटरी के जब वोल्टेज चेक करने हो तो इधर उधर से ना चेक करें, बैटरी के टर्मिनल के ऊपर ही जाके चेक करें। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे और इधर चेक करता हूँ, क्योंकि जनरली एक फ्यूज के बाद फ्यूज बिल्कुल फौरन लगा हुआ है, मैं मेरे लिए ये यहाँ पे रखना आसान है, और मैं कहता हूँ कि बैटरी के तो यार वोल्टेज ही कम आ रहे हैं, पता चले यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज कम मिलेंगे। वो वोल्टेज क्या मिलेंगे, वो इस चीज की ड्रॉप होने की वजह से मिल रहे होंगे, ये जितने वोल्टेज ये रेजिस्टेंस ड्रॉप करा रही होगी उसकी वजह से वो कम वोल्टेज मिल रहे होंगे। तो इस वजह से ये वोल्टेज टेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर बहुत रिलायबल नहीं होती, इवन सादा में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और ये बहुत मिसलीड कर जाती है। तो वोल्टेज टेस्टिंग और वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग में ये मेन फर्क है कि आप लोड या रेजिस्टेंस के गिर्द वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट नहीं कर रहे होते। और वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग इसीलिए मुराद है कि सर्किट में किसी लोड या रेजिस्टेंस के गिर्द कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब यहाँ पे जो मजेदार बात है, आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को आज तक ये नहीं देखा होगा कि वो इस पॉजिटिव लाइन, मिसाल के तौर पे ये पॉजिटिव लाइन चल रही है यहाँ तक, कि वो इस पॉजिटिव लाइन के वोल्टेज चेक करे, कि मल्टीमीटर की लीड एक यहाँ पे रखे और एक यहाँ पे, एक ही लाइन पे सेम पावर की लाइन है, ये कभी कोई नहीं करता। जबकि ये इतना खूबसूरत और आसान तरीन चेक है और इतना रिलायबल और ऑथेंटिक चेक है कि इससे कोई और चेक हो ही नहीं सकता पॉसिबल। इसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और इस फ्यूज के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, भले वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, थोड़ी होती है। तो जब मैं यहां तक चेक करूं और मुझे यहाँ पे बैटरी वोल्टेज फॉर एग्जांपल 12.6 आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं इस सारे को कहता हूँ ये एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस से क्रॉस मैं वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करूं और वो मुझे मिले 12.4 मिले, यानी कि 0.2 जाके वोल्टेज 200 मिली वोल्ट, ये 20 मिली वोल्ट तकरीबन बने, 200 मिली वोल्ट बनेंगे, हाँ जी, या 100 मिली वोल्ट आपको वहां पे 12.6 था, 12.5 मिलता है यहाँ पे। तो वो 100 मिली वोल्ट जो है ना एक्सेप्टेबल है कि इतनी ये हल्की सी रेजिस्टेंस इतना तो वोल्टेज ड्रॉप कराएगी।
तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये जो वायर और ये फ्यूज हैं ये बिल्कुल ठीक है, इनके अंदर किसी किस्म की एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं है। वो जो हमने उस वक्त बात की थी कि यहाँ पे एम्पेरेज कम आ रही है और हम आगे देखते हैं तो हमें पता नहीं है कि, और ये काम नहीं कर रहा तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसके क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप करता हूँ और मुझे उसकी वैल्यू पता है, मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि यार यहाँ पे जितनी वोल्टेज ड्रॉप होनी चाहिए उतनी नहीं है, इधर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो वो मैं पिन पॉइंट पहुंच जाता हूँ, इवन उस लीड के उस जगह के ऊपर पहुंच जाता हूँ कि जिस जगह के ऊपर फॉल्ट है। तो ये इसका फायदा, और इसको हम मजीद डिस्कस आगे हम जो अगली स्लाइड है उनके अंदर करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग लाइव सर्किट के अंदर की जाती है। वोल्टेज टेस्टिंग भी लाइव के अंदर होती है, लेकिन बहुत जगहों पे हम कनेक्टर रिमूव कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि 12 वोल्ट पॉजिटिव वाली लाइन आई हुई है कि नहीं आई हुई। लेकिन इवन क्लोज, और ये जो ड्रॉप टेस्टिंग है ये हमेशा क्लोज सर्किट में होती है, और उसमें जो लोड है अंदर, यानी कि रेजिस्टेंस जो होती है बेसिकली लोड है, या ये तो एक्चुअली लोड है और ये रेजिस्टेंस भी है, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वजह से इसको लोड कहते हैं। तो ये अंडर लोड सर्किट को जब हम चेक करते हैं तो वो चेकिंग सबसे ऑथेंटिक और रिलायबल है, जो हमारे यहाँ बहुत कम की जाती है। और यहाँ तक करते हैं लोड के क्रॉस, लेकिन लीड के ऊपर जो वायर की इंटेग्रिटी है कि वायर में कोई कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, वहां पे चेक नहीं की जाती। मैं इस, यानी कि गोरे को अगर आप देखेंगे तो वो आपको ग्राउंड साइड की भी जो है ना वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग कर रहा होगा, और आप हैरान रहेंगे कि यहाँ पे जिसको हम जीरो कहते हैं, इधर जब वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो आपको, आप मल्टीमीटर अगर आपके पास है आप चेक कीजिएगा कि किसी एक ग्राउंड, बॉडी ग्राउंड से लेके बैटरी तक, आप एक प्रोब यहाँ पे रखें मल्टीमीटर की लीड और एक यहाँ पे रखें बॉडी के साथ, तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे वोल्टेज मिलेंगे, जबकि ये जीरो वाली साइड है। ठीक है जी। जी सर जी, आप ऑनलाइन है कि मेरा इंटरनेट का इशू हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। हाँ जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जी, मुझे दोबारा कनेक्ट कर दे दीजिएगा, माजर खाऊं, नेट प्रॉब्लम थोड़ा कर गया है। और मैं जिस जगह पे हूँ आजकल यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है उसकी। अ, थोड़ा सा ज़रा देख ले दीजिएगा। आई होप सो रिकॉर्डिंग चल रही है, चलें गुड है। मुझे कोई कंफर्म कर देगा कि हम किस जगह पे मैं डिस्कनेक्ट हुआ हूँ। जी, वहाँ पे जब आप वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट हो रहा बात कर रहे थे उसके बारे में। मैं वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट कहाँ तक पहुंचा था, इसको मैं एक्सप्लेन कर गया हूँ वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग को, कि हमेशा क्लोज सर्किट में ही होती है। यस सर, एंड पर था जहाँ आपने चेक कर रहे थे बॉडी के साथ गोरा चेक करता है अपनी वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, वहाँ तक बात हो रही थी। ये नेगेटिव टर्मिनल का भी मैं बात कर चुका हूँ, यानी कि आपने सुनी है उसको। यस सर। हाँ ओके। ओके, फिर आगे ये कि वोल्टेज टेस्टिंग जो नॉर्मल वोल्टेज टेस्टिंग है, जिसमें मैंने बताया कि हम अक्रॉस दी सिस्टम नहीं कर रहे हैं लाइन वोल्टेज,
वो कई दफा होता है कि वो रिलायबल नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये सर नहीं है कि जी जी सर जी आपकी स्लाइड नहीं आ रही। ओके जस्ट मेरे ख्याल में ठीक कह रहे हैं आप। मैंने शेयरिंग दोबारा करनी होगी। अब आ गई होगी आई होप। जी सर। तो रिलायबल से मुराद ये हरगिज नहीं है कि ये करनी ही नहीं चाहिए। बहुत जगहों पे बहुत आसान काम होता है। तो हम आगे इसको देखते हैं। इसको जब हम थोड़ा वाइंड अप करते हैं इस सारी डिस्कशन को जो हम इन सवालों के जवाब दे रहे थे, तो हम अब देखते हैं कि हमें जाना किसके पीछे चाहिए कि जी उसमें भी लिमिटेशन है, इसमें भी है। एक ही चीज को हमने कहा कि वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्किट डायग्नोसिस में तीनों चीजें ही बहुत अहम है। और तहम बाज़ औक़ात सर्किट में एक्सेस की वजह से कोई चीज आसानी से चेक करना मुमकिन नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जो टेस्टिंग भी मुमकिन हो वो कर लेनी चाहिए। भले वो कंटिन्यूटी चेक है, भले वो रेजिस्टेंस चेक है, भले वो वोल्टेज टेस्टिंग है, भले वो वोल्टेज ड्रॉप है, या करंट मेजर करना। आप क्लैंप आपके पास है, ऑसिलोस्कोप आपके पास है, आप इजीली एक चेक कर सकते हैं। तो उनमें से जो भी आसानी के साथ मुमकिन हो, जो कम से कम टाइम में हो सकती हो, जो इजीली हो सकती हो, तो उसको सबसे पहले कर लेना चाहिए। और बहुत दफा ऐसा होता है कि उससे फॉल्ट पकड़ाई दे जाते हैं। और समटाइम सर्किट डायग्नोसिस के दौरान सबसे अच्छा ये यही मैंने बात की थी होता है। ये मेन चीज मोनेसर इस पे करता है कि फॉल्ट की नेचर क्या है, सिस्टम में फॉल्ट, जो फॉल्ट है जिस सिस्टम में फॉल्ट है उसका सर्किट कितना सादा या कॉम्प्लेक्स है, और मुख्तलिफ पॉइंट्स में सर्किट की एक्सेस कितनी आसान या मुश्किल है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जी आप वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम में उसकी एक्सेस इतनी नहीं होती, या उसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप वोल्टेज टेस्टिंग करना चाहते भी हैं, तो वो 3-4 चीज़ों में ही डाउट क्रिएट कर देता है कि जी उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, या किसमें है। तो इसलिए जो चीज़ जितनी आसान है उसकी तरफ जाना चाहिए। करंट टेस्टिंग और रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी और वोल्टेज टेस्टिंग की लिमिटेशन को हमने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया। और हमने वहां पे भी ये बात की कि वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग जो एक ऐसा डायग्नोसिस टूल है जिसमें हमें अक्सर जगहों पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मोस्ट ऑफ दी जगहों पे जो आपको बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। इसमें कनेक्टर लगे होते हैं, उनको आप छेड़े बगैर बैक प्रोबेम करते हैं, आप कनेक्टर के पीछे से पिन डालते हैं और कनेक्टर को उतारते भी नहीं है। कई दफा होता है कि प्रॉब्लम कनेक्टर की अंदर होता है, और जब आप नॉर्मल वोल्टेज टेस्टिंग के लिए या रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कनेक्टर उतारते हैं तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, और फिर आपको सब कुछ ठीक मिलता है और आप कहते हैं कि यार मसला पता नहीं कहाँ था। तो इस केस में ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो आपको प्रूफ भी वहां पे आप पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे केसेस में जो इंटरमिटेंट होते हैं या कभी होता है कभी नहीं होता, उस तरह के केसेस में काफी आसानी हो जाता है। और अगली जो इसमें जो खासियत है वो ये है कि ना सिर्फ ये रिलायबल है, बल आसान है, रिलायबल है और महफूज भी है। क्यों महफूज है कि जब आप रेजिस्टेंस चेक करते हैं सर्किट की, तो उसमें आप बेसिकली जो आप एक करंट फ्लो कराते हैं सर्किट के अंदर, जो आपका जो मल्टीमीटर है उसके अंदर जो छोटे सेल लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल 2.5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, वट, तो वो वोल्टेज वहां पे उसके अंदर एक छोटा सा मिली वोल्ट्स के अंदर, बहुत ही माइनर वोल्टेज के अंदर वो उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराता है, जिससे उसको पता चलता है कि सिस्टम की रेजिस्टेंस क्या है। तो अगर आपने गलती से, आपका सिस्टम ऑन है और आपने मल्टीमीटर रेजिस्टेंस पे चेक करके वो कर दिया, तो होता क्या है कि या तो मल्टीमीटर उड़ाएगा, और पर्टिकुलरली जब आप ईसीयू के गिर्द फॉल्ट डायग्नोसिस कर रहे होते हैं और वहां पे करंट जो है ना फ्लो कर गया उसकी तरफ, ईसीयू की तरफ, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मल्टीमीटर जल जाते हैं, ईसीयू में प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो इसलिए जो वोल्टेज है वो बेसिकली जब आप सर्किट में लगाते हैं, मैं सर्किट दोबारा लिखता हूँ, जब मैं यहाँ पे और यहाँ पे लगाता हूँ, तो वोल्टेज जो वोल्ट मीटर की लाइन इधर आती है, इधर आती है, तो वोल्ट मीटर के अंदर बहुत ज्यादा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में बहुत ज्यादा बड़ी रेजिस्टेंस होती है, यानी कि वो एक तरह से ओपन होता है। अगर आप देखेंगे मल्टीमीटर जब आप लेने जाते हैं, वो कहते हैं कि इसकी जो इम्पिडेंस है, जिसको हम उर्फे आम में रेजिस्टेंस भी कहते हैं, वो इतने मेगा ओम है। तो वो बेसिकली वो दो लाइनों के दरमियान बेसिकली रेजिस्टेंस होती है, जिससे जो करंट है इस बैटरी का वो मल्टीमीटर से फ्लो न होने के बराबर करता है। वो समझ लें कि ओपन सर्किट के तौर पे ही रहता है।
और वो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा होता है, एक तरह से कंपेयर करता है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे कितना है, इन दोनों का डिफरेंस बताता है। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो मल्टीमीटर आपको 2 वोल्ट दिखाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, मल्टीमीटर में मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे। जो वोल्ट मीटर है वो 2 टर्मिनल का डिफरेंस बताता है कि वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 12 है, तो फिर वो 12 माइनस 0 12 दिखाएगा। अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस 4 आपको 2 वोल्ट दिखाएगा। खैर ये आगे हम डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे कि वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग कैसे बहुत रिलायबल है और आसान है। और अगली चीज रिलायबल क्यों है, वो इसलिए है कि अंडर लोड कंडीशन होती है कि लोड जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट के अंदर होती है और वोल्टेज वहां पे अवेलेबल होता है, करंट फ्लो कर रहा होता है। तो जब आप वो लेते हैं तो फिर उसमें मिसलीड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और सर्किट में किसी भी जगह पे कोई गैर जरूरी रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग से आप आराम से पकड़ लेंगे उसको इंशाल्लाह। और महफूज कैसे है, जो मैंने बात की है कि इसमें से जीरो करंट, तकरीबन जीरो करंट बहता है मल्टीमीटर में से। मल्टीमीटर जब सर्किट में इन होता है तो सर्किट का पार्ट होता है, हिस्सा बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें से करंट जो है ना जीरो बहता है। जबकि रेजिस्टेंस के केस में वहां से कुछ थोड़ा सा ज्यादा मिली वोल्ट में होता है, मिली एम्पेयर्स में होता है, लेकिन होता है। और उसमें अगर वो सर्किट आपका उसमें वोल्टेज आ रहे हैं और आपको पता नहीं था, गलती कर बैठे, तो फिर बहुत ज्यादा करंट भी उसमें से गुजर सकता है, जो कि डैमेजिंग मल्टीमीटर के लिए भी हो सकता है, सर्किट के लिए भी हो सकता है। और ईसीयू वाले केस में तो सबसे पहले बेहतर ही होता है कि आप वोल्ट मीटर के साथ, रेजिस्टेंस के साथ बिल्कुल ना जाएं, बाद में जाएं, जब आपको श्योरिटी हो जाए कि जी सर्किट टोटल ओपन है और उसमें किसी किस्म का कोई वोल्टेज नहीं है। यहां तक कोई क्वेश्चन जी? नो सर। चलें, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। आज बहुत कम लोग, आज तो ना होने के बराबर काम हुआ है। चलें, चलें ये क्लियर हो गया। तो अब अगली चीज है, कुछ हम रैंडम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। उसमें एक तो ये है कि एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस, वायर की रेजिस्टेंस कह लें या कंडक्टर कह लें, उसमें कुछ वायर के अलावा लोड भी आ सकता है, कुछ चीजें भी, एक्चुएटर्स भी आ सकते हैं, सेंसर्स भी आ सकते हैं इवन। उनके अंदर रेजिस्टेंस, हर चीज के अंदर रेजिस्टेंस होती है, जैसे मैंने कहा वायर की भी रेजिस्टेंस होती है। तो इस रेजिस्टेंस पे किस किस्म के फैक्टर्स असरअंदाज हो सकते हैं? तो पहली चीज ये है कि ये वायर है, ये मोटी जो है ना वायर, छोटी वायर है, इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे अगर हम मैयर करें जितनी होगी और इसकी रेजिस्टेंस होगी, सेम वायर है, एक ही गेज की वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको रेजिस्टेंस में फर्क मिलेगा। वायर की लंबाई से रेजिस्टेंस तब्दील होती है, ये ज्यादा होगी, ये कम होगी। और वायर अगर मोटी हो जाए, तो यहाँ पे अगर वायर मोटी है, लंबाई सेम है, सेम गेज वो है, क्या कहते हैं, मटेरियल की वायर है, तो मोटा होने से वायर की रेजिस्टेंस कम होती है, पतला होने से ज्यादा होती है, लंबा होने से ज्यादा होती है, छोटा होने से कम होती है। ठीक है जी। ये जो किट वगैरह के अंदर पता चलता है कि जी टैपिंग, उसने कहा जी नहीं मैं पीछे किट लगाई हुई है और टैपिंग में आगे लेके जाता हूँ और वायर किस किस्म की ले ली उसने, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। तो कंडक्टर वायर का क्रॉस, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं हम। ये जो मोटाई है ना, कम मोटा, ये इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम इसको वायर को कट करते हैं तो उस पोर्शन को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, या हम उसको दूसरे लफ्जों में अपनी जबान में हम कह सकते हैं मोटाई। मुख्तलिफ मटीरियल की रेजिस्टेंस मुख्तलिफ होती है, कि गेज सेम है, मटीरियल डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट मटीरियल, ये डिफरेंट है, तो दोनों मटीरियल की रेजिस्टेंस जो ऑफर करेंगे, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब की आपस में रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। अगली चीज है टेम्परेचर। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो टेम्परेचर के साथ पॉजिटिव उनका कोफिशिएंट होता है, वो कि जी टेम्परेचर बढ़ता जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। इसी तरह सेंसर्स हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आया है बहुत शाज़, कि जी जो कोई गाड़ी हीट अप हुई है और जो रेडिएटर फैन के बीच जो जो एग्जॉस्ट वो अपना फैन हवा फेंक रहा होता है इंजन आगे से लेके, और इंजन से कूलेंट को ठंडा करने के लिए, इंजन के ठंडा करने के लिए, तो वो गर्म होती है। और वो बाज़ औक़ात ऐसी जगह पे वो कोई चीज़ एक्सपोज हो जाती है टेम्परेचर पे, कि वो गर्म हो कि गाड़ी ही और हीट हो रही है, तो उसका टेम्परेचर में फ़र्क आ जाए, तो वहाँ पे उस वायर की, उस सेंसर की, उसमें कोई मोटर लगी हुई है जो भी, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट कम आएगा और उस चीज़ के काम फंक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी।
रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, सेंसर की जो आउटपुट है उसमें चेंजेस आ जाएंगी, ईसीयू को मिसलीड करेगा और उसमें जो रीडिंग जाएगी उस सेंसर की ईसीयू को, उसमें फर्क होगा। ये बहुत कम होता है गाड़ी के अंदर क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं आता, लेकिन बाज औकात ऐसा भी इस तरह के केसेस देखने में आए हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि यही फिनोमेना जो है, जो हमारे टेम्परेचर सेंसर गाड़ी में लगे होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पीटीसी, पॉजिटिव पी टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल के होते हैं, एक होते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जो पीटीसी वाले उनको थर्मिस्टर मटेरियल थर्मिस्टर कहते हैं उन सेंसर्स को, जो टेम्परेचर सेंसर होते हैं, कूलेंट का हो गया, एयर का हो गया, जो भी हो गया। तो उनके अंदर एक थर्मिस्टर लगा होता है। थर्मिस्टर बेसिकली खास मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब उसको हल्की सी हीट से भी उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। अक्सर मटेरियल को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हल्की सी चेंज मटेरियल की टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से उसका रेजिस्टेंस चेंज होती है, जिसकी वजह से वो सेंस कर लेता है टेम्परेचर को और ईसीयू को अपने वोल्टेज में चेंज करके टेम्परेचर, रेजिस्टेंस चेंज होगी, वोल्टेज चेंज होगा, ओम्स लॉ, तो ईसीयू को वो रीडिंग मिलती है। उनमें दो तरह के, पीटीसी और एनटीसी। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में ये होगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और अगर वो थर्मिस्टर एनटीसी वाला है तो उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगी। वो इस तरह के मटेरियल भी होते हैं। तो हम जनरली जब हम टेम्परेचर सेंसर पे जाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर ने तो पीटीसी लगाए होते हैं, कुछ ने एनटीसी भी लगाए होते हैं। तो हमें इस चीज का पता होना, इदराक होना जरूरी है। अगली चीज ये है जो समझने वाली चीजें हैं, उसमें ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो उससे कुछ इफेक्ट पैदा होते हैं। जब आप इस सर्किट को आप जोड़ते हैं, कंप्लीट होता है और इसमें से करंट फ्लो करता है, तो इसमें कुछ इफेक्ट पैदा होते हैं जो कि बुनियादी तौर पे वो तीन, ये बुनियादी फंडामेंटल इफेक्ट्स हैं करंट फ्लो करने से जो इफेक्ट पैदा होते हैं। एक ये है कि सिस्टम के अंदर हीटिंग होगी, सिस्टम के अंदर मैग्नेटिज्म, हीटिंग हो सकती है, मैग्नेटिज्म हो सकता है और केमिकल इफेक्ट हो सकता है। तो और फिर यही इफेक्ट अपना रिवर्सल भी पेश पेश करते हैं। तो उसमें होता ही है कि मुख्त और इसी से जिनसे मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिकल लोड्स काम करते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इन्हीं इफेक्ट्स को जब रिवर्स किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो का बायस भी बनते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम लाइट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लोड्स, मसलन लाइट्स और हीटर प्लग्स जो हैं, जो हीट पैदा करते हैं, हीटिंग इफेक्ट का नतीजा है कि आप करंट देते हैं और लाइट्स वहां पे हीटिंग होती है, लाइट की सूरत में आ जाते हैं। हीटर प्लग्स हैं तो वो वहां पे हीट दे देते हैं। जबकि अगर इसी हीटिंग को हम रिवर्स करें तो हमने थर्मोकपल में हम देख आए हैं पिछले लेक्चर के अंदर कि वहां पे हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, वहां पे करंट फ्लो करता है उस सर्किट के अंदर, उस जब हम थर्मोकपल को हीट करते हैं। बहुत माइनर होता है लेकिन होता है। फिर दूसरी मिसाल ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के लोड, मसलन रिलेज और मोटर्स, इनके अंदर हमें पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट का नतीजा होता है कि रिले जो है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है तो वो क्या करती है, मूव करती है और वहां पे कांटेक्ट बनाती है या तोड़ती है या जोड़ती है। तो वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट का नतीजा है। जो हमारी मोटर है उसको जब हम जो करंट इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं तो क्या करता है, वो रन करती है, काम करती है। वो किसका नतीजा है, मैग्नेटिक इफेक्ट का नतीजा है। इसको भी हम ब्रीफली पीछे कवर कर रहे हैं पिछले लेक्चर के अंदर। अब इसका रिवर्स ये है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, जनरेटर को अगर आप देखिए तो क्या कर रहा है, जनरेटर को मैग्नेटिक इफेक्ट में आर्मेचर को जब हम घुमाते हैं तो वो क्या करता है, वो सर्किट के अंदर करंट फ्लो, वो करंट जनरेट करता है, वो वोल्टेज जनरेट करता है और वो सर्किट के अंदर करंट फ्लो का बायस बनता है। तो ये छोटी सी डायग्राम इसी की बनी हुई है कि यहाँ पे बैटरी से यहाँ पे जब करंट फ्लो कर रहा है तो हीटिंग हो रही है और बल्ब यहाँ पे रोशनी दे रहा है। और इसी जगह पे जनरेटर जब लगा हुआ है, मिसाल अगर ये जनरेटर है तो ये क्या करेगा, तो ये जनरेटर अगर क्या है, ये जब घूमेगा, रोटेट करेगा तो ये बैटरी को चार्ज करेगा। अगर ये मोटर है तो इसको जब हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिज्म को ही, मैग्नेटिक इफेक्ट को ही काम में लेते हुए ये रोटेट होगा और कोई काम करेगा। अच्छा, इसमें मैं कुछ तस्वीरें मिस कर गया। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ने की कुछ मिसालें ये मैं मिस कर गया हूँ। इसमें यह है कि किसी कनेक्शन में क्रोयन या जंग, जंग को हम क्रोयन इंग्लिश में कहते हैं, कनेक्शन के अंदर, कनेक्टर्स के अंदर जंग आ जाता है। जो इवन सेंसर्स के कनेक्टर्स होते हैं उनमें आपने ग्रीनिश किस्म की क्रोयन देखी होगी, फिटिंग वगैरह, वो आ जाती है। फिर कनेक्शन अगर लूज होगा तो भी, जब सही तरीके से कांटेक्ट नहीं बना होगा तो उसमें गैप की वजह से वो हल्का फुल्का, उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रिलेज वगैरह के कॉन्टेक्टिंग पॉइंट्स के बीच पिटिंग, पिटिंग क्या कहते हैं, वो वहां पे या कार्बन बिल्डअप हो जाती है, पिटिंग हो जाती है, यानी कि मटेरियल खाया जाता है।
के गड्ढे बन जाते हैं, उसकी सतह के ऊपर जो पॉइंट्स कांटेक्ट करते हैं उनमें गड्ढे जब बन जाते हैं, इसको पिटिंग हम कहते हैं। वो कोरोजन के बायस भी होता है और वो आर्किंग की बायस भी होता है कि वो और बाज़ औक़ात कार्बन बिल्डअप हो जाता है आर्किंग की वजह से, जिसकी वजह से वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और रिले बनी होती है लेकिन करंट सही तरीके से पास नहीं हो पाता। फिर किसी कॉन्टेक्टिंग पॉइंट में आर्किंग की वजह से ये मटीरियल लॉस या पिटिंग सेम चीज है, यहाँ पे मैं इसको 2 दफा ले गया। फिर कंडक्टिंग वायर के रेशों का टूट जाना, अगर वो रेशे जुड़े हैं यानी कि उसमें 12 रेशे हैं और 12 में से 6 लगे हुए हैं और 6 उसमें से टूट गए। कई दफा आप देखते हैं जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं सेंसर्स के पर्टिकुलरली, क्योंकि वो मैकेनिक उतारते चढ़ाते रहते हैं गाड़ी की लाइफ के दौरान जब प्रॉब्लम आते हैं, तो होता ही है कि वो सेंसर की आउटपुट जो है ना स्कैनर को गलत जा रही है, उसको ईसीयू को गलत जाती है। वो उसमें बायस ये होता है कि कनेक्टर के पीछे जो वायर है, जो सिग्नल की वायर है, उसके कुछ रिशे टूटे होते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और जो रीडिंग है वो ईसीयू को गलत जाती है और ईसीयू गलत रीडिंग के बायस वहां पे कोड दे देता है। तो आगे वो कंटिन्यूटी वगैरह चेक करता है, उसको सबको टी मिलता है, वो कहता है जी इसका जो है ना सेंसर चेंज कर दें। तो पीछे पता चलता है मसला सेंसर में ही था, मसला बेसिकली किस में था, उसके कनेक्टर की जो वायर थी सिग्नल वाली, उसके रेशे टूटे हुए थे। ये बड़ा टिपिकल मसला है हमारे यहाँ की गाड़ियों में प्रॉब्लम्स के अंदर, जिसमें हमारे जनरली जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, वो यहाँ पे नुकसान उसका कर जाते हैं कस्टमर का, कि सेंसर एक अच्छा भला सेंसर चेंज कर देते हैं और प्रॉब्लम भी हल नहीं होता। और किसी कंडक्टर का हीट में एक्सपोज होना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हीट के साथ मोस्टली जो मटेरियल्स हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। फिर जो सेंसर्स या ईसीयूज की साइड है, उसके अंदर ड्राई शोल्डर जॉइंट्स बन जाते हैं, बाजू का शोल्डरिंग की जाती है, प्रॉपर नहीं होती, और वो शोल्डर तो हुआ हुआ होता है, वेल्ड तो हुआ होता है, लेकिन वो ड्राई होता है और उसमें रेजिस्टेंस बड़ी होती है, जिसकी वजह से वहां से करंट सही तरीके से पास नहीं हो पा रहा। अगर जो ग्रिप्स हैं, कनेक्टर्स हैं मुख्तलिफ सिस्टम्स की, वो अगर लूज हो जाए तो उसकी वजह से भी बाजू का तो ओपन सर्किट हो जाता है, बाजू का रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये भी एक सोर्स है रेजिस्टेंस बढ़ने का, जिसकी वजह से फॉल्ट्स आते हैं। और कंडक्टर वायर में अक्सर हमारे यहाँ टेक्नीशियन जोड़ लगाते हैं और बहुत ही कई दफा होता है बहुत ही पुअर तरीके से वो जोड़ लगता है, जिसकी वजह से वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं रेजिस्टेंस के। और इसके बाद जो अगला हमारा पोर्शन है वो है सर्किट डायग्नोसिस में ओम्स लॉ की अहमियत के ऊपर डिस्कस करना। तो इसको हम थोड़ा सा और अभी है, बल्कि 5 मिनट हैं, हम जस्ट इसको ओवरव्यू कर लेते हैं और इस पे हम कॉल ऑफ करते हैं। सर्किट डायग्नोसिस और ओम्स लॉ का ताल्लुक क्या है? ये जो हम V इज इक्वल टू आई आर या V ओवर आर इज इक्वल टू करंट हम बात करें कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, कि जी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मैथमेटिकल हमने बात डिस्कशन की है, तो उसका फायदा क्या है, हमें किस चीज का फायदा है? तो हम वो जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसका भी कोई फायदा है? उसका बिल्कुल फायदा है। अब अगर आप इस सर्किट को गौर से देखें और इसमें जो हार्न यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, अगर ये काम नहीं कर रहा और हमने जो चेक्स हैं बहुत सारे चेक्स कर लिए, उसकी कंटिन्यूटी भी इधर चेक कर ली, इधर भी चेक कर ली, सॉरी ये फैन में लिख गया हूँ, हॉर्न को दूसरी गाड़ी में भी चेक कर चुके हो कि ये हॉर्न काम कर रहा है, फ्यूज इधर वाले फ्यूज को भी चेक कर लिए, स्विच को भी चेक कर लिया, इधर भी चेक कर लिया, सब कुछ आ रहा है, इसको भी चेक कर लिया, अलग से हमारे तमाम चेक्स क्लियर हैं। तो यहाँ पे फिर हमें फर्दर इसको डीपली देखने के लिए जरूरत यह है कि हमने जो वोल्टेज हार्न के गिर्द मापी है, ये हमने माप ली, वहां पे वो कुछ मिल रहा है और हमें ये नहीं पता, वेरीफाई हम नहीं कर पा रहे कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हमें मिल रहा है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। हमें मिल रहा है 1 वोल्ट मिसाल के तौर पे, या यहाँ पे 0 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे 2 वोल्ट मिल रहा है, 3 वोल्ट मिल रहा है, और होना कितना चाहिए। तो उस होने के लिए, और अगर हमें रिपेयर मैनुअल हमारे पास है नहीं या हमें उसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर हमें वोल्टेज लॉ जो मैथमेटिक्स है उसको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। ये बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स मसाइल ऐसे आते हैं जिसमें बगैर इसके गुजारा नहीं होता। और ये सारे मसाइल किस वजह से आते हैं? हम पहले भी बात कर चुके हैं, रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से। इसी में हम एक छोटी सी आखिरी डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। हम एक सर्किट से मुराद क्या लेते हैं? सर्किट, और सर्किट जो है ना, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल लूप है जिसके अंदर जनरली एक प्रोटेक्शन डिवाइस फ्यूज होगा, एक स्विच होगा
एक लोड होगा, स्विच रिले भी हो सकती है, ईसीयू भी हो सकता है, और एक लोड होगा। तो ये जो एक लूप है इसको हम कहते हैं ये एक सादा सा सर्किट है। लेकिन होता ये है, और इस सर्किट को जब हम ये नीचे देखें तो ये तो हमने वैसे डायग्राम की सूरत में दिया है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्राउंड साइड है, जैसे हमने बात किया, हर लोड की ग्राउंड साइड जनरली बॉडी के साथ या इंजन ब्लॉक के साथ अटैच होती है, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो तो हमेशा यहाँ पे बॉडी के साथ अटैच होता है, और एक आध लीड नेगेटिव टर्मिनल की इंजन ब्लॉक के साथ भी। तो इसी की रिप्रेजेंटेशन हमने जो गाड़ियों में सर्किट होता है उसकी यहाँ पे दी है। लेकिन होता यह है कि अक्सर औकात एक सर्किट लूप के अंदर कई और सर्किट लूप होते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये एक लूप है यहां से यहां तक, लेकिन इसी लूप के अंदर अगर आप देखें, ये मैं दोस्त उसको चेंज कर गया हूं मेरे ख्याल में, नहीं बिल्कुल ठीक है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर फर्दर दो और सर्किट हैं। इसको भी अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप समझें कि ये इसके साथ अटैच है, तो ये एक लूप है और ये एक लूप है। तो होता ये है कि हमें फिर समझने की जरूरत ये है कि जो एक लूप है पॉजिटिव और लोड से होता हुआ इधर से जा रहा है, वो एक सर्किट है, और उस सर्किट के अंदर फिर छोटे छोटे और सर्किट होते हैं, उनको भी हम सर्किट कहते हैं। तो लेकिन हम ट्रीट किस तरह से, इसको एज अ पूरा सर्किट लेना है या इसको छोटे सर्किट को लेके चलना है, तो इसको डिपेंड करता है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस तरीके से है, कि हमने इस सर्किट के बीच डायग्नोसिस करने हैं या इसको एज अ होल इन दोनों को लेके इस तरह से लेके चलना है कि इसको हम इकट्ठे मर्ज करें, इसको एक सर्किट बनाएं और फिर हम कहेंगे ये एक लूप है। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है कि फॉल्ट किस नेचर का है। तो सामने वाली डायग्राम में एक बड़े लूप के अंदर दो छोटे लूप्स हैं, ठीक है जी, ये बड़ा लूप है, अगर हम इनको मर्ज कर दें तो ये एक बड़ा लूप है, लेकिन इस बड़े लूप के अंदर फिर दो छोटे सर्किट हैं, तो इसको भी हम सर्किट कहेंगे, इसको भी सर्किट कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये इसका इनका अब्बा सर्किट है या बड़ा सर्किट है। तो और इस सर्किट की हैयत को समझे बगैर कि जी इसके अंदर कितने लूप हैं, साइड वाइज लूप हैं, या इसके एक बड़े सर्किट के अंदर दो छोटे सर्किट हैं, तो उसको समझे बगैर हम ओम्स लॉ को अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सर्किट की हैयत बेसिकली जो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट या मिक्स सीरीज पैरेलल सर्किट्स होते हैं, जिनको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे दो लूप है साइड बाय साइड। ये बैटरी से एक बड़ा लूप ये है और एक बड़ा लूप ये है। इस लूप के अंदर दो लूप है, दो लूप अलग से है कि ये एक सर्किट है और ये एक जिसको हमने पीछे देखा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लूप ये बनेगा अगर हम इसको लेके चलना चाहें, दूसरा लूप ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो इन चीजों की हैयत बेसिकली पैरेलल और सीरीज सर्किट में होती है। और बाकी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पे रखते हैं, जिसमें हम आगे जाके ये देखेंगे सर्किट या लोड को मुहैया आने वाले करंट को मालूम करना कैसे करते हैं, वो ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए, और फिर इसी तरह से चीजों को आगे हम बढ़ाएंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो जरूर बताइए, एल्स ये है कि फिर हम इसको कॉल ऑफ करते हैं। हाँ सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलें, थैंक यू ऑल जी, थैंक यू जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आई होप आप खैर खैरियत से गुजरते हैं। इसके अलावा जो अली भाई, आपको अगर किसी किस्म का कोई और क्वेश्चन क्वेरी हो, चूंकि आप बिगिनर्स में से हैं और बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं। और इन इन लेक्चर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते, खाली थ्योरी पे जा रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी बन सकती हैं। इसको थोड़ा सा मजीद टाइम दीजिए, इंशाल्लाह मजीद से मजीद फ़ायदा ही होगा। जी सर, एग्जैक्टली मुझे ये